वालेकुम अस्सलाम मैम। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक है मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों का कैसा रहा क्विज? क्लास, तुम लोगों का क्विज कैसा रहा? मैम अच्छा रहा था। ये बताओ, इन क्विज का कोई फायदा हो रहा है? आप लोगों की प्रिपरेशन हो रही है या वैसे इधर उधर से ढूंढ के पूछ के क्विज अटेम्प्ट कर लेते हो? तैयारी हो रही है आप लोगों की चैप्टर वाइज? इनका फायदा हो रहा है एवरी वीक जो क्विज हो रहा है? यस मैम। यस मैम हो रहा है। यस मैम। ओके, गुड। तो आप लोग, आपको पता है ना कि अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम ही होंगे, क्योंकि ये जो अभी लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन थी, इसकी वजह से आप लोगों के जो मिड टर्म होने थे वो पोस्टपोन हो गए और अब आप लोगों के डायरेक्ट टर्मिनल एग्जाम्स होंगे। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी रखें साथ साथ, और आप लोगों का ये चैप्टर वाइज क्विज भी मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन होती रहे। सही है बच्चों? यस मैम। अच्छा चलें, आज का क्विज जो हमारा ये लास्ट क्विज था आप लोगों का, ये पार्किंसन पे तो अब होगा, ये साइकोसिस पर था, एंटी साइकोटिक एजेंट्स पे। और हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। टोटल 10 क्वेश्चंस थे एज यूजुअल, हमेशा की तरह से। देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है और उनके क्या आंसर होने चाहिए। अच्छा, आप लोग प्लीज अपने नाम के साथ उसको रीनेम कर लें, अपना रोल नंबर जरूर लिख लें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम आ रहा है। तो प्लीज अपना नाम के साथ अपना रोल नंबर जरूर मेंशन कर दें, जो आर के साथ है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसर्निंग द हाइपोथेसिस ऑफ पैथोफिजियोलॉजिक बेसिस ऑफ schizophrenia, which statement is accurate? ए ऑप्शन है all clinically effective antipsychotic drugs have high affinity for D2 receptors. Dopamine receptor blocking drugs are used to drug-induced psychosis can occur without activation of brain dopamine receptors. Serotonin receptors are present at lower than normal level in the brain of untreated schizophrenia. तो बताएं भाई, क्या इसका आंसर बनेगा? रेडी है? बताओ क्या लिखा तुम लोगों ने? मिसेस इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है, इसलिए कि देखें, आपसे पैथोफिजियोलॉजी पूछी जा रही है शिजोफ्रेनिया की, और ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस हो सकती है अगर ब्रेन डोपामीन रिसेप्टर एक्टिवेट ना भी हो, क्योंकि ड्रग्स के साइड इफेक्ट होते हैं, उनकी वजह से साइकोसिस हो सकती है। तो आप बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें देखें, दिस इज द राइट ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक्स। सेकंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक्स यानी जो आपके जो एटिपिकल एजेंट्स है ना, सेकंड जनरेशन बोलते हैं, they are associated with a high risk of metabolic side effects such as diabetes, hypercholesterolemia, weight gain. B is the high risk of EPS. EPS means extrapyramidal side syndrome, या जो इनके सिम्टम्स हैं वो आर contraindicated in schizophrenia and all statements are true. तो बी भी नहीं है, क्योंकि जो आपके सेकंड जनरेशन एजेंट्स होते हैं या जो आपके एटिपिकल एजेंट्स हैं, उनके साथ एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स का रिस्क नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल के साथ होता है। और इसके अलावा ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी नहीं है शिजोफ्रेनिया में, तो दिए जाते हैं। और डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, तो
ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इनके साथ जो आपके ओलेंजापीन है या क्लोजापीन वगैरह है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मसला जरूर रहता है, डायबिटीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया या वेट गेन, क्योंकि इनका ज्यादातर इफेक्ट सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के जरिए हो रहा होता है। तो आप लोगों ने बच्चों से क्या आंसर मार्क किया? मैम ए ऑप्शन ही मार्क किया था। ओके ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आप लोग जो है ना, ये मैसेजेस के अंदर अपना नाम और रोल नंबर नहीं लिखें, जो आपके मेरे पास शो हो रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, वहीं से मैं देख लूंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, द एक्स्ट्रा pyramidal adverse effect of antipsychotic drug therapy which does not respond to central anticholinergic is। अब आपने इसको गौर से समझना है। वो कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा pyramidal जो साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का, वो कौन सा है इसमें से जो कि सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अगर आप देंगे तो उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ए ऑप्शन है पार्किंसोनिज्म, बी acute muscle dystonia, सी epilepsy एंड डी tardive dyskinesia। तो इनमें से डी। कौन सा ऐसा इफेक्ट है? यस डी। कौन सा ऐसा एडवर्स इफेक्ट है? यानी टार्डिव डिस्काइनेसिया। यस, बस ये थोड़ा शाबाश, समझ नहीं टार्डिव आया था। डिस्काइन। अच्छा मैं ये समझाती हूँ, देखो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो कोई आप लोग पहले स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं आपसे, इसको मैं क्लियर कर दूं, द एक्स्ट्रा pyramidal adverse effect of antipsychotic drugs, यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का जो एक्स्ट्रा pyramidal साइड इफेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा pyramidal adverse effect आप लोगों ने पढ़े हैं ना, कौन कौन से होते हैं? यही टार्डिव डिस्काइनेसिया और पार्किंसोनिज्म, डिस्टोनिया, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ऐसा कौन सा एडवर्स इफेक्ट है? वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है ना पार्किंसोनिज्म में या पार्किंसन डिजीज में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दी जाती है। ये अभी पार्किंसन का चैप्टर जो तुम लोगों ने पढ़ा है उसमें थोड़ा रिकॉल करो। तो वो ये कह रहे हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का वो कौन सा एक्स्ट्रा pyramidal साइड इफेक्ट है जिसको आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो उससे ट्रीट नहीं होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें, टार्डिव डिस्काइनेसिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का होता है, जो कि नहीं रिस्पॉन्ड करता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को। लेकिन डिस्टोनिया में क्योंकि मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और एंटीकोलिनर्जिक्स का इफेक्ट यू नो कि आपके मसल्स पर भी है, तो ये रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। और एपिलेप्सी तो है ही नहीं एक्स्ट्रा pyramidal साइड इफेक्ट। पार्किंसोनिज्म भी आपको पता है कि एंटीकोलिनर्जिक्स पे जो उसके पार्किंसोनिज्म है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है सॉरी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि एक बैलेंस होता है बिटवीन डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के दरमियान। ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो या तो आप डोपामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और या एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को कम कर दें बाय एंटीकोलिनर्जिक्स ना, तो ये भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो ये डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि टार्डिव डिस्काइनेसिया रिस्पॉन्ड नहीं करता है एंटीकोलिनर्जिक्स। इज दैट क्लियर क्लास? सही है, समझ आ गया। हाँ, ओके। Similarly, next question, the following side effect of typical neuroleptics may respond to propranolol, जो respond अब कर सके। और कौन सा टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स पूछे जा रहे हैं? जो आपके क्लासिकल हैं, जो आपके ट्रेडिशनल हैं, जो पर्टिकुलरली D2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं ना, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट है जो प्रोप्रानोलॉल को रिस्पॉन्ड करेगा। ए इज पार्किंसोनिज्म, B acute muscle dystonia, C tardive dyskinesia and D akathisia। ये समझ में आया क्वेश्चन? नो मैम, ये तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें। वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपके टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं, टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स कौन से हैं बताइए? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है, यस शाबाश।
उनका इनमें से कौन सा साइड इफेक्ट है जो प्रोप्रानोलॉल को रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या पार्किंसोनिज्म प्रोप्रानोलॉल को रिस्पॉन्स कर सकता है? नहीं मिस। नहीं ना। एक्यूट मसल डिस्टोनिया, प्रोप्रानोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है, उसका क्या मसल्स के ऊपर कोई इफेक्ट है? नहीं। टार्डिव डिस्काइनेसिया पे प्रोप्रानोलॉल जो है उसका कोई इफेक्ट है? बताइए। नहीं मिस। थर्ड ईयर। और एकथीसिया क्या होता है ये बताओ पहले मुझे। मैम मोटर रेस्टलेसनेस होती है। जी हाँ, ए का मतलब होता है विदाउट, जहां भी शुरू में ए आ जाए इट मींस विदाउट, और कैथीसिया जो है ये आपकी मूवमेंट से ही रिलेटेड है। तो जब मूवमेंट प्रॉपर ना हो, विदाउट मूवमेंट और रेस्टलेसनेस की कंडीशन पर्टिकुलरली मसल्स में हो, तो ये एकथीसिया एक ऐसा सिम्टम्स है जो रिस्पॉन्ड कर सकता है प्रोप्रानोलॉल को, बिकॉज प्रोप्रानोलॉल एक बीटा ब्लॉकर है और प्रोप्रानोलॉल रिलैक्स करता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स जहां जहां पर हैं ये उनको ब्लॉक कर रहा होता है। तो एकथीसिया मे बी कि ये रिस्पॉन्ड कर जाए प्रोप्रानोलॉल को, जबकि ये जो बाकी है ये इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन। Okay, next question is, when patient display involuntary movements, including bilateral and facial jaw movement and fly catching, this is called as, ये तो बहुत ही आसान है, ये आपको एक सिम्टम दिए टार्डिव डिस्काइनेसिया। जी, ये C. सारे के सारे सिम्टम। टार्डिव डिस्काइनेसिया के बारे में बात हो रही है। ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिसमें फेशियल जॉ मूवमेंट होती है और खास तौर पर इसकी फ्लाई कैचिंग वाली जो मूवमेंट्स हैं। स्टेटमेंट और भी है, अभी लंबा या स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं ये पार्किंसन के भी नहीं है, साइकोसिस के भी नहीं है, न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम के भी नहीं है। दीज ऑल आर टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे इसमें आप लोगों के, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपके इजी हैं। Which of the following agent has low potential for extrapyramidal effect? ये तो बहुत आसान सवाल है। कौन सा एजेंट ऐसा है जिसका एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट के चांसेस सबसे कम है? ओलेंजापीन, हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन या फ्लूफेनाजीन? बताओ बच्चों जल्दी से। ओलेंजापीन, क्योंकि ये एटिपिकल है। Yes, very good. Olanzapine is the right answer because this is the second generation agent और ये आपका एटिपिकल एजेंट्स हैं और इनके साथ आपको पता है कि एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसमें आपकी राइट चॉइस होगी ओलेंजापीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antipsychotic agent is considered to be the most potent and thus have the highest chances? एक मिनट, स्क्रीन को मैं क्लियर कर लूं थोड़ा। हाईएस्ट रिस्क ऑफ का हाईएस्ट रिस्क इनमें से कौन से एजेंट्स के साथ होगा? थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन, क्विटायापीन या क्लोरप्रोमाजीन? केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया था। बताओ भाई बच्चों। मिस इसका फ्लूफेनाजीन है हम क्योंकि इस ये वाले, सबसे ज्यादा पोटेंट है। जी हाँ, इसका राइट आंसर फ्लूफेनाजीन है और ये सारी आपकी वो एजेंट्स हैं जिनका एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट्स का चांस सबसे ज्यादा होता है और ये सबसे पोटेंट है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और ये है कि which of the following drugs block 5-HT2 receptor to a greater extent than it does D2 receptor। यानी इनमें से कौन सा एजेंट है, ये भी बहुत आसान सवाल है अगर आप इसको गौर करें कि वो कौन सा एजेंट है आपके पास जो कि 5-HT2 रिसेप्टर्स को ज्यादा ब्लॉक करता है और D2 रिसेप्टर्स को कम ब्लॉक करता है। यानी अगेन आपसे सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। रिस्पेरिडोन ऑप्शन है, एरिट्रोपाजोल है, क्लोज़ापीन है और ज़िप्रासिडोन है। तो ये भी बहुत ही इजी आंसर है। बताएं क्या लिखा आप लोगों ने? मैम रिस्पेरिडोन लिखा था। है रिस्पेरिडोन क्यों लिखा भाई? बाकी मैम वो भी स्टूडेंट्स ने क्या लिखा? 5-HT2 को ब्लॉक कर रही है ना। यस मैम, इसका रिस्पेरिडोन लिखा था क्योंकि ग्रेटर एक्सटेंट तक तो रिस्पेरिडोन ही ब्लॉक कर रही होती है। रिस्पेरिडोन, एरिपेप्राजोल। अच्छा बाकी क्लास ने क्या लिखा? मिस हमने तो एरिपिप्राजोल ही लिखा था। इसका राइट आंसर रिस्पेरिडोन है। जो बच्चे रिस्पेरिडोन बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं, इसलिए कि रिस्पेरिडोन का इफेक्ट 5-HT2 रिसेप्टर्स पर ज्यादा है। ठीक है, तो राइट आंसर ना तो क्लोज़ापीन है, ना एरिपेप्राजोल है, ना ज़िप्रासिडोन है। राइट आंसर रिस्पेरिडोन है। अच्छा बाकी क्लास ज्यादातर बच्चों ने क्या लिखा है? मैम रिस्पेरिडोन। रिस्पेरिडोन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ ये बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग सही कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छी स्टडी की भी है भाई, जबरदस्त, गुड। अब इसका भी नेक्स्ट पेज पे चला गया। एक तो ये ना मोबाइल से क्लास लेना बड़ा ही मुश्किल है। अच्छा नेक्स्ट देखें, which one of the following antipsychotic has been shown to be a partial agonist at the D2 receptor। D2 रिसेप्टर के ऊपर कौन सा एंटीसाइकोटिक है जो पार्शियल एगोनिस्ट है? एरिपेप्राजोल है, क्लोज़ापीन है, या यहाँ पर देखें दो ऑप्शन इधर हैं, हेलोपेरिडोल या रिस्पेरिडोल। इसका एरिपिप्राजोल है। यस मैम, इसका एरिपेप्राजोल है। नेक्स्ट टाइम जो हाँ एरिपेप्राजोल इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट टाइम जो है मैं आप लोगों को ना ये ऑप्शंस नहीं लिखूंगी, वैसे पूछूंगी तुम लोग से, ठीक है? और ये यहाँ मुझे लिखने भी अलग से पड़ते हैं, हालांकि जो आप लोगों को एलएमएस पर डालते हैं ना वहां पर चॉइसेस अलग डालते हैं हम लोग जब एलएमएस पे अपलोड करते हैं, लेकिन मैं यहीं यहाँ आप लोगों से डिस्कशन के लिए उसके नीचे ही डाल देती हूँ। नेक्स्ट टाइम में ये डालूंगी ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्या किया। और लास्ट क्वेश्चन है कि which one of the following antipsychotic has been shown to be potent antagonist at D2 receptor। D2 रिसेप्टर पर जो पोटेंट एंटागोनिस्ट है वो कौन सा है? एरिपेप्राजोल, क्लोज़ापीन, हेलोपेरिडोल या रिस्पेरिडोन? हाँ भाई बच्चों बताओ। मैम इसका तो हेलोपेरिडोल ही होगा क्योंकि D2 पे सबसे ज्यादा एफिनिटी जो है वो फर्स्ट जनरेशन की होती है और इसमें फर्स्ट जनरेशन जो है वो आपकी हेलोपेरिडोल ही है, बाकी सेकेंड जनरेशन है। ओके, तो इसका मतलब आप लोगों का क्विज अच्छा हो गया है। ओके अच्छा बच्चों, आप लोगों के क्विज तो ये चल रहे हैं, एक असाइनमेंट आप लोगों को मैंने दिया था और वो मुझे आप लोगों नूर जो है आप लोगों की जीआर उन्होंने जो बनाकर भेज दी है आप लोगों के ग्रुप्स। और एक स्टूडेंट है वो मोहम्मद सलमान, आई डोंट नो कि वो क्लास में है या नहीं। शी वाज टेलिंग मी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अपने ये जो भी असाइनमेंट का ग्रुप है या क्या। अगर आप इस वक्त क्लास में हो बेटा तो आप भी अपना ये ग्रुप बनाओ, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स का वो ग्रुप बना है और जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आप लोगों ने इससे पहले दी हैं ये अब आप लोगों का ग्रुप असाइनमेंट है जो आप लोगों ने उसमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो उनको मेरा मैसेज दे दें, कोई उनका कोई फ्रेंड है या कुछ है, क्योंकि वो नूर कह रही हूँ, सॉरी नूर को हाँ रिस्पॉन्ड नहीं करें तो आप लोग उनको रिस्पॉन्ड कर दें और अपना एक ग्रुप बना लें। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रुप 4-4 स्टूडेंट्स का बना हुआ है। मैंने कहा था कि आप लोगों ने 6 या 7 मेंबर्स का ग्रुप बनाना, तो वो लोग भी अपना ग्रुप रिवाइज कर लें।
4 स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, मिनिमम 6 मेंबर्स होने चाहिए और 7 हो सकते हैं, लेकिन आपने 5 नहीं करने हैं, ठीक है? तो आप लोग उन ग्रुप्स को थोड़ा सा रिवाइज करें जिसमें 4 मेंबर्स हैं, जहां 7 या 8 लोग हुए हुए हैं, तो वो लोग उसमें से कुछ मेंबर्स को उसमें डाल के 6 मेंबर पूरे करें। तो ये 3-4 ये वाला ग्रुप जो है ये नहीं चलेगा। बैठ वहाँ खेल में काल सही है बच्चों, ये असाइनमेंट वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी? यस मैम। तो ये ना मैं नूर से कहूंगी कि आप मुझे दोबारा ये ग्रुप्स बनाकर भेजें और जिसमें 4 या 3 मेंबर्स हैं उनको प्लीज 6 या 7 कर दें, ना इससे ज्यादा करें, 7 से ज्यादा नहीं करें और 6 से कम नहीं करें। और ये वाले ग्रुप्स की आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होगी और ग्रुप में असाइनमेंट बनाना है और टॉपिक में आप जैसे आप मुझे देंगी तो फिर मैं आपको टॉपिक्स भिजवा दूंगी, तो उस पर आप लोग अपनी वर्किंग शुरू कर लें। आप लोगों की जो लास्ट क्लास का टाइम चल रहा है वो जो लास्ट फ्राइडे आ रहा है इसका अगस्त का, तब तक है आपकी सारी क्लासेस। मैं आपको कैलेंडर से डेट देखकर भी बता देती हूँ। लास्ट फ्राइडे आप लोगों का बनेगा 27 ऑफ अगस्त। तो 27 ऑफ अगस्त तक आप लोगों की फाइनल क्लासेस हैं और 2 ऑफ सितंबर से आप लोगों के टर्मिनल एग्जाम है, ठीक है? ओके मैम। मैम कब तो से बस एग्जाम? आप लोग वो असाइनमेंट 2 ऑफ सितंबर से आप लोगों के टर्मिनल एग्जाम्स हैं। 27 अगस्त तक आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। आप लोगों को उससे पहले पहले ये ग्रुप असाइनमेंट जो कि अब आप लोगों का लास्ट असाइनमेंट चल रहा है इस सेमेस्टर का और ये ग्रुप असाइनमेंट है, इससे पहले आप लोगों ने सब इंडिविजुअल दिए, तो ये ग्रुप असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे देना है, लेकिन उससे पहले वो ग्रुप प्लीज मुझे जरा जल्दी कर भेजें क्योंकि आप लोगों ने पहले ही ग्रुप खास से लेट भेजे हैं। तो ये ग्रुप्स को दोबारा से जरा रिवाइज करें, कुछ में मेंबर्स बहुत कम है, कुछ में बहुत ज्यादा है, उनको इक्वल रखें और वो मुझे फिर दोबारा से भिजवा। इसके अलावा बच्चों कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें। और नेक्स्ट क्विज आप लोगों का पार्किंसन डिजीज का होगा और वो आप ट्यूसडे या वेडनेसडे रख लें, देख लो जिस दिन तुम लोगों को कन्वीनियंट हो। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन ये है कि आप जो ये क्विज कंडक्ट कर रही हैं तो ये इंटरनल एवेलुएशन का हिस्सा है या फिर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए? हेलो बेटे क्या पूछो कि आपके जो क्विज है, हाँ ये आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट का भी पार्ट है और जाहिर है कि इससे आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो रही है। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि देखें सम टाइम जो है हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो मैम इस जो क्विज आप ले रही हैं इसका मार्जिन आप मैम थोड़ा कम रखें क्योंकि असाइनमेंट का ज्यादा रखें, क्योंकि कुछ बच्चे ले नहीं पाते और कुछ कोर्स में पीछे होते हैं, तो मैम इसमें थोड़ा आप हमें डील दे दें। यानी आपका जो टोटल ड्यूरेशन है आप ये कह रहे हो कि वो बढ़ा दिया जाए? मैम मैं ये कह रहा हूँ 10 कि क्विज का जो मार्जिन जैसे 10 नंबर है तो असाइनमेंट के ज्यादा हो और क्विज के कम हो। नहीं, देखो ये आप लोगों के जो 10 नंबर का क्विज है ना, ये क्विज तो आप लोगों का फिर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी वेटेज निकलेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि यानी अब तक 4 क्विज हो चुके हैं तो 40 नंबर की आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट थोड़ी होगी। जितने भी क्विजेस होंगे उनकी वेटेज निकल आएगी, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 15, और बाकी जो आपके 5 या 10 नंबर बचेंगे वो आप लोगों के असाइनमेंट के होंगे। ये इस तरह से होगा, उनके भी वेटेज निकलेगी सारे असाइनमेंट्स की भी। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम जो असाइनमेंट का जो टाइम है आपने 1 आवर रखा हुआ है, तो मैम जो अटेम्प्ट करने का टाइम है मैम थोड़ा वो बढ़ा दें, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे होते हैं या कोर्स में पीछे होते हैं तो थोड़ा सोच रहे होते हैं एमसीक्यूज को टिक करने में तो टाइम निकल जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम 25 मिनट हो तो बेहतर होगा।
25 तो नहीं, लेकिन चलो मैं उसको 15 मिनट तक बढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों के अगर 10 क्वेश्चन है तो आप 15 मिनट में, चलें 20 मिनट्स कर दूंगी। 20 मिनट्स में आप आराम से कर सकते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। समटाइम इंटरनेट का भी इशू होता है, तो ठीक है उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके मैम, अस्सलाम अब आप जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्विज जो है वो अब आप लोगों का ट्यूसडे को है, ठीक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये आपने जो है वो 1 घंटे का टाइम रखा हुआ है, तो मैम 1 घंटे में बंदा कहीं पर भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में थी, मैं क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकी, ना मेरे पास वहाँ पे नेट था, ना कुछ था। बड़ी मुश्किल से मैंने नेट वहाँ पे लगाया तो वो 3 क्विज हो सके मेरे, बाकी सारे चले गए। तो ये भी एक इशू चल रहा है। और दूसरा कि असाइनमेंट जो आप डालती हैं, वो आप डालती हैं 12 AM, तो वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि 8 तारीख या 7 तारीख का, तो वो अगले दिन का समझ के अगले दिन पे चला जाता है वो। अच्छा सादिया बेटे, मुझे ये बताओ कि ये तुम लोगों ने सब ने असाइनमेंट बिल्कुल आखिरी दिन बैठकर सबमिट कराना होता है? यानी अगर मैं 10 दिन देती हूँ असाइनमेंट सबमिट करने के, तो सारी क्लास, ये सिर्फ एक मॉर्निंग का इशू नहीं है, ये इवनिंग का भी इशू है। जब आखिरी दिन बिल्कुल गुजर जाता है ना, उसके बाद मुझे पर्सनल भी मैसेज आ रहे हैं इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी आ रही हैं कि आप टाइम थोड़ा बढ़ा दें। जैसे अब लास्ट वाले असाइनमेंट का भी मैं टाइम बढ़ा रही हूँ, पिछली दफा भी मुझे यही करना पड़ा। जब आप लोगों को 10 दिन का टाइम मिला तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। देखो कभी तो इमरजेंसी हो सकती है, जैसे आप बता रहे हो, आपकी वालदा का आप बता रहे हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या आप हॉस्पिटल में थी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कभी तो मसला होता है, जेन्युइन मसाइल भी होते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल आप लोगों की, ओवरऑल सिर्फ आपकी की क्लास में इवनिंग को भी मैं इसमें शामिल करी, ओवरऑल जो है ना असाइनमेंट का सबमिशन का ट्रेंड ये है कि जब बिल्कुल लास्ट में आप लोगों पे डेट पड़ती है ना, आप लोग उस पर बनाकर और सबमिट कराने बैठते हैं। जब आपके पास 10 दिन है तो ट्राई करें कि उसको 4 या 5 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवा दें, जबकि मैं उस असाइनमेंट डालने से पहले आप लोगों को बता भी देती हूँ, फिर उसकी कोई डेट डालती हूँ, उसमें 10-12 दिन भी देती हूँ। तो इस तरह आप लोग बिल्कुल जब आखिर पे जाते हो ना, तो फिर आप लोग रिस्की हो जाते हो। और जाहिर है ये सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, इंटरनेट और ये सारे मसले मसाइल और इस तरह की रेजिस्टेंस अपनी जगह पे है। आप कोशिश करेंगे उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले ही अगर डाल देंगे ना, तो फिर आप लोग सेफ हो जाएंगे, इशू नहीं होगा फिर बिल्कुल आखिर में आकर। और क्विज का भी यही है कि 10 मिनट का अगर क्विज है तो 1 घंटा बहुत होता है। आप कभी कभार कोई इशू किसी के साथ मसला हो जाए वो एक अलग चीज होती है, वरना आप देखें सारी क्लास अटेम्प्ट कर लेती है, इतना इशू नहीं आता है क्विज में। यस मैम, बाकी चीज़ें तो मैंने अटेम्प्ट टाइम पे ही कर लेती हूँ। इस वीक मेरे साथ थोड़ी सी मसले चल रहे थे, इस वजह से दोनों ही चीज़ें मेरी रह गई। हाँ बेटे कोई बात नहीं, वो कभी कभी ऐसा मसला हो जाता है, उसमें फिर ये होता है कि आप एक ऑफिशियल ईमेल कर दें तो वो एक चीज रिकॉर्ड में आ जाती है। ये बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आप लोगों का फिजिकल क्लासेस में होता है। तो यहाँ भी आप जब तक प्रॉपर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या मसला है। ओके मैम। मैम डिफरेंस बिटवीन पार्किंसन एंड पार्किंसोनिज्म बता दें। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ है डिफरेंस। पार्किंसोनिज्म देखो सिम्टम्स होते हैं, पार्किंसोनिज्म में सिम्टम्स आते हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, और पार्किंसन डिजीज एक प्रॉपर डिजीज है, वो एक प्रॉपर इशू है जिसके अंदर पार्किंसोनिज्म भी होता है। यानी पार्किंसोनिज्म जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं, और जो पूरी उसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, वो सारे पूरा प्रॉपर पैथोफिजियोलॉजी में इनरोल्ड है और प्रॉपर डिसऑर्डर है। जबकि पार्किंसोनिज्म समटाइम ड्रग्स का एक, जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उनसे पार्किंसोनिज्म यूजुअली पेशेंट्स को आ रही होती है, क्योंकि जाहिर है कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो डोपामिन के लेवल्स को कम कर रही होती हैं, तो वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं मसल्स में रिजिडिटी। और ये जरूरी है कि उसको सब्सटेंशिया निग्रा में डैमेज ही हुआ हो, लेकिन क्योंकि डोपामिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो पार्किंसंस के सिम्टम्स आने लगते हैं, जिन्हें हम पार्किंसोनिज्म कहते हैं। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर डिसऑर्डर हो जिसमें वो न्यूरॉन डैमेज हो जाए, डोपामिन प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो रहा हो, इम्बैलेंस हो जाए डोपामिन और एसिटाइलकोलिन के दरमियान में, तो देन वो एक प्रॉपर डिसऑर्डर या डिजीज बनेगी जिसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तुम एक दफा लेक्चर फिर गौर से सुन लोगी ना तो समझ में आ जाएगा। यस मैम, बस वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। और बाकी जो आपने जो पूरी एक साइकिल बताई थी कि डोपामिनर्जिक पहले गावा में मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट देता है,
और मतलब इसमें ये है कि एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन ओवर हो जाती है पार्किंसोनिज्म में, और पार्किंसन में एग्जैक्टली मैनेज ये डिफरेंस। हाँ यस, क्योंकि डोपामीन का कंसंट्रेशन जब कम होती है ना, तो दूसरी तरफ एसिटाइल कोलिन जो है वो अनचेक जा रहा होता है, जिसको डोपामीन ही बैलेंस में रखता है। इसकी वजह से फिर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। वेलकम मैम ये ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में एक पॉइंट था, हाइपोफंक्शन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर लोकेटेड इन द GABAergic इंटरन्यूरॉन। मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया था, इसे प्लीज एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखो, ये वाली चीज क्लास में भी मैंने समझाई थी बच्चों में, यही वाला हाइपोथेसिस फिजिकल क्लास में पूछा था। और इसमें होता यह है कि जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि वो ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर उनकी हाइपो फंक्शनिंग हो जाए, यानी अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे ना, नाम से पता चल रहा है हाइपो फंक्शनिंग, यानी उनका फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये एक हाइपोथेसिस है या एक पोस्टुलेशन है कि उसकी वजह से साइकोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और जाहिर है कि इंटरन्यूरॉन जो होते हैं, जो न्यूरॉन के बिटवीन है, इंटरन्यूरॉन बिटवीन द न्यूरॉन, तो बिटवीन द न्यूरॉन अगर एनएमडीए रिसेप्टर्स प्रॉपर फंक्शन ना कर रहे हो, तो दैट कैन आल्सो लीड टू दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यानी एक हाइपोथेसिस है और इसको बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं अभी भी इन पर काम कर रही हैं, और ये एक हमारा है हाइपोथेसिस कि इसकी वजह से भी शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस का मसला होता है, यानी एनएमडीए की हाइपो फंक्शन देखी गई है। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। ओके बेटा, यू वेलकम। अच्छा, इसके अलावा मैं एलएमएस पर एक ऑप्शन भी आप लोगों के लिए ऑन कर दूंगी, जो कि फॉरम का होगा। ठीक है, तो आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे ना, आप लोग उस फॉरम पे भी डाल सकते हैं। आप लोग उस फॉरम पे डाल दीजिएगा, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो है ना उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना के प्रॉपर फिगर के साथ सही से एक्सप्लेन कर सकूं, या फिर एक बोर्ड के ऊपर जो है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग वो सुन लीजिएगा। जिसके जो जो क्वेश्चन है आप प्लीज वहां डाल दीजिएगा, आपके जो भी। ठीक है, हेलो, हाँ जफर बेटे, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, कुछ सिग्नल इशू है शायद। जल्दी और लोड गलत असाइनमेंट हो गया है एलएमएस पे, तो मैं मेल क्या होगा फिर उसके बाद। जफर तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं एलएमएस के ऊपर डेट एक्सटेंड कर रही हूँ, तो आप लोग अपने असाइनमेंट दोबारा से डाल दें। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक की अच्छी सी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी नेक्स्ट क्विज और नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ दोबारा से कंडक्ट करेंगे क्लास को। ठीक है मैम, करेंगे क्या शाम में? जफर बेटे, तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो कि उस ग्रुप पे ना मैसेज करके पूछ लो। मैम, टाइम एक्सटेंड अभी होगा या कल होगा, ये बता दें। नहीं, टाइम एक्सटेंड आज रात तक हो जाएगा। टाइम अभी 2-3 दिन और बढ़ा दूंगी, मंडे तक बढ़ा दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। ओके बच्चों, देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ठीक है, अल्लाह हाफिज मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।